सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के खेवनहार बने देवेश कुमार। देवेश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कुछ ही देर में सभापति से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं और दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी की सीट देवेश कुमार छोड़ रहे हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सरकार के खेवनहार बने हैं देवेश कुमार, एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। जानकारी के मुताबिक बस कुछ ही देर में सभापति से उनकी मुलाकात होने वाली है और उन्हें मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी सीट छोड़ने वाले हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। दरअसल दीपक प्रकाश ना तो विधायक है और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी वे सम्राट चौधरी की सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। ऐसे में उनके मंत्री पद को लेकर दी गई चुनौती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा है कि आखिर किस हैसियत से दीपक प्रकाश बिहार में मंत्री बने हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर जब दीपक प्रकाश से सवाल पूछा गया था तो मामला कोर्ट का बताते हुए सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। हालांकि विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जाने के मुद्दे पर कहा कि इसका फैसला कोर्ट और सरकार को करना है, न कि विपक्ष के किसी दल को। इसकी सुनवाई चल रही है, सब जुडिस है मैटर, इसमें बहुत कुछ बोलना मेरे लिए संभव नहीं होगा। जो भी जवाब देना होगा वो कोर्ट में दिया जाएगा। इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होगी इसमें, जो भी वहाँ पे होगा उसमें। सवाल पूछा है कि आखिर दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री 8 महीने से, तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में। सर आरजेडी के नेता ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके भाई जो कोई जवाब औचित्य नहीं है, जो कुछ भी है बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के हिसाब से और एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पदते हैं, और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। तो मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार से जवाब मांगे जाने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ है और उसका आदेश का पालन होगा। सरकार अपना जवाब देगी, कोई आदेश आता है तो सरकार तत्काल उसे आदेश को मानेगी। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता। और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो सवाल किए गए हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनका जवाब वहां पर बिहार सरकार देगी और माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो बिहार सरकार मानने का काम करेगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार के सुपर फूड की। देखिए, बिहार में पैदा हो रहे सुपर फूड और मिथिला की पहचान मखान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रहा है। विदेशों में मखान की जबरदस्त मांग बढ़ती जा रही है। दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखान समुद्री रास्ते से कनाडा भेजा गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा और केंद्रीय मंत्रालय की इस पहल से बिचौलिए अब खत्म होंगे। इससे मिथिला के किसानों को 50% से अधिक लाभ और फसलों का बेहतर दाम भी मिलेगा। कुल 7 मीट्रिक टन मखान को 2 विदेश कंटेनरों में पैक करके भेजा गया है। ये खेप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से होते हुए समुद्री रास्ते से कनाडा पहुंचेगी। दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने इस पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखान कनाडा भेजे जाने को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने लिखा है कि बिहार की समृद्धि अब वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही है। कनाडा को बिहार के 7 मीट्रिक टन मखान का निर्यात राज्य के किसानों की मेहनत, हमारी कृषि क्षमता और स्थानीय उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग का प्रमाण है। ये उपलब्धि बिहार को कृषि निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ लोकल से ग्लोबल की दिशा में एक और मजबूत कदम है।
हमारा संकल्प है कि बिहार का स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए और हमारे किसानों की समृद्धि का माध्यम बने। इधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी बिहार से बड़े पैमाने पर मखान को कनाडा भेजे जाने पर खुशी जताई है। पीयूष गोयल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, बिहार के किसानों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। एपेडा के प्रयासों से दरभंगा बिहार से पहली बार समुद्री मार्ग के माध्यम से 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड मखान का निर्यात कनाडा के लिए किया गया। वैश्विक बाजार तक पहुंच के इस प्रयास से जुड़े किसानों को 50% से अधिक बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही बिहार के प्रीमियम मखान की पहचान अब दुनिया भर के उपभोक्ताओं में हो रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई। एनकाउंटर के 45वें दिन बड़ी कार्रवाई की गई है। भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरा के बिलौटी गांव में 17 जून को एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भरत तिवारी को गोली लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर किया था उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया था और न्यायिक जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी थी, जिसका नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा कर रहे हैं। अभी 24 जुलाई को ही भरत तिवारी का पूरा परिवार पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला था और इंसाफ को लेकर सीएम पर भरोसा भी जताया था। तो भरत तिवारी एनकाउंटर में आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद भरत के परिवार ने इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है। भरत तिवारी के भाई और मां ने कहा है कि गिरफ्तार अक्षय कुमार ने ही 17 जून को पहली गोली मारी थी, जिसके बाद दूसरे कई पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई थी और 5 गोली लगने से भरत तिवारी की मौत हुई थी। अब भरत का परिवार सभी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। साथ ही भरत के परिवार ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद ही कार्रवाई हुई है और अब उन्हें इस मामले में इंसाफ की और ज्यादा उम्मीद जगी है। उहे मरले बा अक्षय कुमार, ओकरा बाद डीएसपी दूसरका गोली मरले बा, ओकरा बाद ई मलकार मरले बड़न गोली, तीसरा गोली और 5 गो उनका गोली मारा रहे। हम ये कहना चाहते नहीं, खुशी भइल ओकरा गिरफ्तारी हो गई तो सब लोग के सजाई मौत हो जाई तो और खुशी हो जाए। हमारा हम सबके फांसी चाहता नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये सारी हाँ, मुख्यमंत्री से मिलनी तबे हमारा इंसाफ मिला। हाँ, मुख्यमंत्री पर हमारा विश्वास। आगे हम चाहता नहीं जेकर में हाथ बा, जे मरले बा ओकरा फांसी होके चाहिए, उन लोग के छुटकारा ना होके के चाहिए। हमरा ये मांग बा बस। जी, हमें तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो भी लोग भी इसमें शामिल हो सबकी गिरफ्तारी हो और जहाँ तक हमारे फैमिली के द्वारा मांग है कि फांसी की सज़ा दी जाए उनको। हम यही चाहते हैं कि बस जो भी है इसमें सबकी फांसी हो। मतलब अब उम्मीद जगी है। हाँ बिल्कुल उम्मीद जगी है। हाँ बिल्कुल उम्मीद जगी है। उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने से कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, क्या लगता है? नहीं, अभी तक तो मतलब हमें भी लग रहा था कि नहीं होगा। पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा तब जब सबकी फांसी हो जाएगी। यहाँ के एसडीएम जगदीशपुर के और यहाँ के एसएचओ ये भी गोली चलाए हैं। एसएचओ जो शाहपुर के थाने के हैं, ये दूसरी गोली मारी है इन्होंने, तो इनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, जो पहला गोली मारा था भारत भूषण को गिरफ्तार हो गया है। हाँ। क्या नाम है? अक्षय कुमार। हाँ। क्या कहिएगा इस पे? उम्मीद जगी है कि? हाँ, थोड़ा बहुत जगी है। हाँ। अरेस्टिंग के बाद हाँ। जितना दोषी लोग है सबका अरेस्टिंग होगा। हाँ। पहली अरेस्टिंग, हाँ, पहला गिरफ्तारी अक्षय कुमार, इसी ने पहले गोली मारी थी मेरे देवर को। गिरफ्तारी की मांग आपको? हाँ, हम लोग यही मांग है सबका जो दोषी है सबको गिरफ्तार करके सबको फांसी की सजा। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले युवक भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां की
गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई है इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन भरत तिवारी के परिवार लगातार यह मांग कर रहा था कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी दी जाए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा का यह कार्रवाई की गई है। और आरोपी जो जवान है अक्षय कुमार, जिसने कि भरत तिवारी पर पुलिस इनकाउंटर में पहली गोली चलाई थी, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको कहीं गुप्त जगह रख करके उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि भरत तिवारी के परिजनों ने बताया कि अभी उनका परिवार इस गिरफ्तारी से खुश नहीं है, क्योंकि जो भी इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा देने की लगातार जो परिवार है भरत तिवारी का वो मांग कर रहा है। हालांकि इस मामले में जहां एक तरफ जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार को मुख्य सचिवालय में अटैच कर दिया गया है, वहीं तत्कालीन जो एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा हैं उनको भी पुलिस मुख्यालय में क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं इस मामले में सरकार के द्वारा न्यायिक जांच कमेटी गठित की गई थी, उसमें भी यह कार्रवाई चल रही है। लेकिन एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी इस बड़ी अहम कामयाबी मानी जा रही है इस भरत तिवारी प्रकरण मामले को लेकर के, क्योंकि उससे अहम सुराग मिल सकते हैं। और जिस तरह से लगातार भरत को पुलिस इनकाउंटर में 5 गोलियां मारी गई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी और उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और अभी भी लगातार भरत तिवारी के परिजनों को और भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग चल रही है। वहीं एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक इस मामले में नया अहम मोड़ सामने आया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या करती है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। तो भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। तिवारी जी के विषय में बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। आज उसमें एसटीएफ सिपाही की पहली गिरफ्तारी है। जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है। सरकार की एक कार्रवाई असली हत्यारे को बचाने वाली कार्रवाई है। क्या सिपाही ने अपनी मर्जी से गोली चला दी? असली अपराधी वो है जिसने वहां एसटीएफ को बुलाया, जिसने वहां एसटीएफ को भेजा और जिसने एसटीएफ को आदेश दिया गोली चलाने का। सिपाही बिना आदेश के गोली नहीं चला सकता। या तो मजिस्ट्रेट डिप्यूट होता है, तो पहली बात तो ये कि डीएम ने वहां किसे मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया था, और अगर मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं था तो किसके आदेश पर गोली चली। असली अपराधी को पकड़िए, बचाने का ढोंग मत कीजिए। सरकार कहीं ना कहीं अपने ही कार्यों से यह स्पष्ट कर रहा है कि भरत तिवारी मामले में जो विपक्षी दल पहले से कहते आ रहे थे कि फर्जी इनकाउंटर है, उसको अब सरकार ने भी माना है। और सरकार ने माना, इसी कारण से एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इस मामले में जिन अधिकारी पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज हुए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। भरत तिवारी से संबंधित मामले में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने वायदा किया था कि निष्पक्ष जांच होगी, न्याय मिलेगा, और परिवार ने अपने एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया है उनकी गिरफ्तारी होने लग गई है। निष्पक्ष जांच हो रही है। भरत तिवारी जी की माताजी ने जिस एसटीएफ के जवान को आरोपी बनाया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रही है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। टीआरई 4 से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी, शिक्षा मंत्री ने जानकारी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीआरई 4 से जुड़ी हुई, जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री ने खुद जानकारी दी है। 32,388 शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। सभी बाधाओं को दूर करने की बात भी कही गई है। याचना कल ही हमने भेजी है सर। पिछले 2 वर्षों से जो अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बनना चाहते थे, वो बहुत पैनिक थे, लेकिन कई बाधाएं थी। एक तो रेशनलाइजेशन नहीं हुआ था बहुत दिनों से, यहाँ बहुत दिनों का हुआ ही नहीं, तो कहीं ज़्यादा शिक्षक थे, कहीं कम शिक्षक थे। हमने एक बड़ा फैसला लिया और रेशनलाइजेशन कराने की दिशा में अभी काम चल रहा है। उसके बाद हमने हर विद्यालय की वैकेंसी मंगाई और उसके आधार पर हमने 38,300 के आसपास, अब 388 के आसपास हमने वो वैकेंसी जारी की। अब कल ही 2 दिन पूर्व ही हमने बीपीएससी को अधियाचना भेजी है और कल मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बिहार को बताया। तो अपने आप में बहुत खुशी की बात है। बिहार के अभ्यर्थी
बांकीपुर उपचुनाव के बाद बीजेपी ने जनसुराज के संयोजक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने अराजकता फैलाई, फर्जी एग्जिट पोल भी कराए गए। बांकीपुर में इस बार भी बीजेपी जीत रही है। 3 अगस्त के बाद ये सभी नजर नहीं आने वाले हैं। पूरे चुनाव में हमारे युवराज गायब रहे। एक पार्टी के कथित युवराज जो है, अपने आप को घोषित युवराज रखा हुआ है, पूरे चुनाव गायब रहे। अंतिम 2 दिन में अत्वरित हुए, एक बार भी विरोधी का नाम नहीं लिया, खाली नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है, वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। 6 बजे खत्म हुई, चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा की 6:02 में पहला सर्वे। भाई हम लोग इतने दिन से राजनीति में हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं। प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, फाइनल रिजल्ट आते आते 2-3 घंटा लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा अपना पोलिंग फीडबैक आते आते हमें बज गया था 9, लेकिन इनका सर्वे 6:02 पे आ गया। कौन सा मत? कोई लोक मत है, कोई जन मत है, कोई अपना मत है, कोई तेरा मत है, तू खा मत, तू पी मत, तमाम तरह के सर्वे जितने होते हैं ऊपर से नीचे तक, वो सर्वे आना शुरू किया। सर्वे के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया, फलाना जीत गया, फलाना हार गया, इतना परसेंट। सेफोलॉजिस्ट की बाहर आ गई थी कल शाम से बिहार में। गया जी से बड़ी खबर है। चोरी के आरोप में 15 साल के लड़के की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। घटना शेरघाटी थाना क्षेत्र के झोर गांव की है। परिजनों के अनुसार गांव के 2 लोगों पर लाठी डंडे से पीट कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस 2 लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। लड़के पर आरोप था कि वो गांव के कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका था, जिसके कारण लोग आक्रोशित थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां शिक्षा मंत्री अभी लाइव कुछ बातें बता रहे हैं। पहली प्रक्रिया शुरू की गई है। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं, और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है, और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण के दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाई, नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूंगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज्यादा हैं बहुत स्कूलों में। तो हमारे यहां अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है। 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार में, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है, वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक। यही है ना रविशंकर जी? 30 छात्र पर 1 शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है। उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी है। इसका कारण ये है कि उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई थी। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ
प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है, और ये इसलिए दिया है कि जहां नहीं है वहां तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहां कम है वहां भेजेंगे, और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहां हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं। जो क्लास 9 से 10 है वहां 16,904 शिक्षक अधिक हैं, और जो हमारे 11 से 12 है वहां 14,500 शिक्षक अधिक हैं, और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं, जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। अब ये जो 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है, और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीजों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नतापूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराए हैं। जो चाहते थे ट्रांसफर, उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुए हैं, एक्स्ट्रा टीचर के। हमने म्यूचुअल ट्रांसफर का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है। जो पारस्परिक ट्रांसफर होता है उसमें यह है कि जिस कैटेगरी का टीचर होगा उसी कैटेगरी का दूसरा टीचर जब म्यूचुअल करेगा तो उनका ट्रांसफर आपस में हो जाएगा। इसमें भी 2,142 शिक्षकों ने अभी तक सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं, और बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उन्हें सेव करके रखा है। अभी 2 दिनों का रिपोर्ट मैं बताता हूं। उसमें 7,795 शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं, उन्होंने आवेदन भर दिया है। पोर्टल पर वो उनका नंबर शो कर रहा है, लेकिन उन्होंने आवेदन को अपलोड नहीं किया है। वो हो सकता है 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे, और वो 5 तारीख के पहले भी डाल सकते हैं। कई कंफ्यूजन है, और इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार ये जो स्थानांतरण हो रहा है, सभी प्रकार के स्थानांतरण में एक टीचर को 30 स्कूलों का ऑप्शन दिया जा रहा है। 30 स्कूल का जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी में उनके ट्रांसफर होंगे, वो उसके अलग उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक टीचर के लिए 30 ऑप्शन बहुत होता है, उससे ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है। और हमारे स्थानांतरण नियमावली का एक जो सबसे फोकस पार्ट है वो ये है कि महिला को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में, महिला का जहां घर है, जो उनका एड्रेस है, जो हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, उनके घर के इर्द गिर्द जितने ग्राम पंचायत होंगे, जहां जहां वैकेंसी होगा वो खुलेगा और वहां उनकी पोस्टिंग होगी। उनको 30 विद्यालयों का ऑप्शन मिलेगा। पुरुषों के लिए भी यही है कि उन्हें ब्लॉक के बगल में, वो ब्लॉक से बाहर होंगे और अपने ब्लॉक के बगल में जितने ब्लॉक होंगे, कम से कम 4 ब्लॉक के ऑप्शन उन्हें खुलेंगे, और उसमें 30 विद्यालय का ऑप्शन होगा। उसमें वो अपना आवेदन भर सकते हैं। और हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि उन्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा है और उसको लेकर के वो परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूं, इसमें वो लगाने का है कि नहीं, है ना, लगा हुआ है। एक बार जो हमारे यहाँ पोर्टल की जो गतिविधि है वो हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं। एक बार आप लोग भी उसको देख लीजिए, ताकि आपको भी हर शिक्षक के पास इस बात को पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावे रुको भाई, इसके अलावे
हमने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एक है 14417 और एक है 1800345417। ये जो 2 नंबर है ये कमांड एंड कंट्रोल का नंबर है, जहां से ये पूरी प्रक्रिया पर कमांड हो रहा है हमारे सचिवालय से। बिहार 14417 और 18 दूसरा नंबर है। ये मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, एक नंबर 5 अंकों का है, ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी शिक्षक को कोई अगर परेशानी हो रही है तो टोल फ्री नंबर मैं दे रहा हूं। 5 अंकों का एक नंबर है 14417 और दूसरा नंबर है वो है 1800345417। किसी भी शिक्षक को बिहार के किसी भी स्कूल से, किसी भी गांव से कोई डाउट क्लियर करना हो तो वो 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम के बीच, छुट्टी की अवधि में भी ये एक्टिव रहेगा 5 तारीख तक, और इस पे वो कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, जो ई शिक्षा पोर्टल है उसके लिए भी 2 नंबर जारी किए गए हैं। और ई शिक्षा पोर्टल नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की परेशानी है, किसी का नहीं खुल रहा है, उसके डाउट क्लियर के लिए भी 2 नंबर हैं। एक नंबर है 9523300520 और दूसरा नंबर है 9430820499। ये व्यवस्था की गई है कि हमारे किसी शिक्षक को कोई भी परेशानी न हो। और बिहार सरकार के सभी विद्यालयों पर सरकार का बड़ा फोकस है। हम अपने हर विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे हर प्रकार के शिक्षक हर विद्यालय में मानक मंडल के अनुसार हों। और शिक्षकों की जो परेशानी है कि अगर कोई सिवान का शिक्षक है वो जाकर के पूर्णिया में फंसा हुआ है, कोई हमारी महिला शिक्षिका है वो अगर गोपालगंज की है, मधेपुरा में है, किसी शिक्षक के परिवार में कोई बहुत सीरियस बीमार है और इसी को लेकर के हाफ डे की बात भी हो रही थी, तो हम लोगों ने तय किया है कि हर शिक्षक को उनके जिला में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर उनका बनाएंगे, वो उस जिला से बाहर कभी नहीं जाएंगे। और शिक्षक स्थानांतरण जो नियमावली हमारी है, हर 5 साल जब पूरा करेंगे शिक्षक तो अपने सेवा में 2 ही बार उनका स्थानांतरण होगा। ये पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन अब हर 5 साल पे हम लोग शिक्षकों के स्थानांतरण करेंगे। इसलिए करेंगे, शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा, दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो उनके लिए भी नया जगह होगा, छात्रों के लिए भी नए फेस होंगे।